नून लीग, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात से खौफजदा है। इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के साथ पॉलिसी को दोहरा मयार न कहा जाए या मुनाफकत न कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक तरफ तो घिनौने किरदारों से शदीद नफरत का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं से पसे पर्दा मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। टीटीपी की वापसी का जो मलबा है वो सारा इमरान खान पर क्यों डाला जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं कि अगर 9 मई वाले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने पीटीआई से दूरी अख्तियार की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको एक हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे सकती है, तो फिर 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल क्यों हुआ। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक समझदार पाकिस्तानी सियासतदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नून लीग, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी पसे पर्दा मुज़ाकरात से खौफजदा है, और यही वो खौफ है जिसने एक मरतबा फिर पीएमएलएन को यानी नवाज शरीफ कैंप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी अपनाने पर मजबूर कर दिया है। क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी पसे पर्दा मुज़ाकरात ही वो सबब है कि जिसकी वजह से इमरान खान और पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप का अभी तक मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के साथ पॉलिसी को दोहरा मयार न कहा जाए या मुनाफकत न कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक तरफ तो घिनौने किरदारों से शदीद नफरत का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं से पसे पर्दा मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। 9 मई की पॉलिसी मुनाफकत नहीं तो और क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि टीटीपी की वापसी का जो मलबा है वो सारा इमरान खान पर क्यों डाला जा रहा है, और आखिर में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सतही जराए ने इसकी तस्दीक कर दी है, और फिर एक मरतबा फिर मरियम नवाज का लिबास बना मौजूए बहस, और खवातीन में मुख्तलिफ किस्म की बातें कही जाने लगी, और हर निगाह हसरत से उस लिबास को या उस ड्रेस को देख रही है जो मरियम नवाज ने पहन रखा था। और फिर अदाकारा ज़ारा अनवर अब्बास ने भी एक लिबास पहना, उसका हशर क्या हुआ। आज ये तमाम मौज़ूआत हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान ने यानी आज के दिन इमरान खान ने एक मरतबा फिर दो टोक अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डील की तरदीद की है, और कहा है कि वो किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से और न किसी मुल्क से डील करेंगे, न ही उन्हें डील करनी है। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी वो मुहब्बे वतन कैसे हो गए। इस पर मैं तफसील से बात करने जा रहा हूं, और अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता तो मेरे ख्याल में वो उनकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ इस डर में मुब्तला है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट अपने नाफरमान बच्चे इमरान खान को अपना न ले, इसलिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपनाने का फैसला कर चुके हैं और इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू किए जा चुके हैं। और इस वक्त बल्कि पिछले काफी अरसे से ये मुज़ाकरात जारी हैं, और ये हम जो बातें सुनते हैं कि इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं, इमरान खान से बात हो रही है, इमरान खान को डील ऑफर हो रही है, तो इसमें बिल्कुल सदाकत है। इस वक्त मुज़ाकरात वो दो जमातें कर रही हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की वजह से सख्त नुकसान उठा चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीटीआई हो, दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बहुत महंगा पड़ा है। यहां तक कि नवाज शरीफ साहब को वोट को इज्जत दो का नारा या जो उनका अपना एक नैरेटिव था उससे दस्तबरदार होना पड़ा था। यानी पीएमएलएन और पीटीआई ये चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब हमें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, और ये मुज़ाकरात आगे चलकर किसी सियासी इत्तेहाद की शक्ल तो अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इनसे पीटीआई को फिलहाल कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। नवाज शरीफ कैंप से ताल्लुक रखने वाले इसाक डार, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी मुज़ाकरात की कामयाबी के ख्वाहां हैं, और इसी में जो अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असेंबली हैं वो भी नवाज शरीफ कैंप के से ताल्लुक रखते हैं। उनका हुकूमती कैंप यानी नवाज शरीफ कैंप अपना शहबाज शरीफ कैंप से ताल्लुक नहीं है। तो ये जो
डिवीजन पाई जा रही है PMLN में, तो PMLN में नैरेटिव की अब जंग चलेगी और यही वो नैरेटिव होगा जो PMLN में एक तकसीम डाल सकता है या PMLN में फूट डाल सकता है। शहबाज शरीफ कैंप पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर न खुश है क्योंकि शहबाज शरीफ कैंप को मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की पुश्त पनाही हासिल है। शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर पीटीआई को वो पॉलिटिकल स्पेस वापस करना पड़ेगा जो एस्टेब्लिशमेंट ने और फिर शहबाज शरीफ ने मिलकर पीटीआई से छीना है। तो इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट कैंप और शहबाज शरीफ कैंप ये चाहते हैं कि उन्होंने एक फैसला महफूज रखा हुआ है, वो फैसला है 190 मिलियन पाउंड केस का, और इनका ये एक तस्वुर है इस वक्त हुकूमती सतह पर कहीं ना कहीं ये चीज जरूर पाई जा रही है कि अगर ये मुज़ाकरात किसी ना किसी तरफ जाते दिखाई दिए तो फिर उन पर 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का हथौड़ा चला दिया जाएगा। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर वो ये भी समझते हैं कि अगर पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान किसी सतह पर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर ये एक इम्कान वसी पैमाने पर मौजूद है कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत भी बना सकते हैं। और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि 15 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। अगर एन और पीटीआई मुज़ाकरात में मुफाहमत पैदा होती नजर आती है तो फिर क्या हो सकता है, मतलब पीएमएलएन पीटीआई को क्या दे सकती है? कुछ भी नहीं दे सकती सवाए उस इंक्रोच स्पेस के जो उनसे छीना गया है। ख्वाजा आसिफ जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का अहम हिस्सा है, उन्होंने 5 नवंबर 2024 को एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के लोग दबाव डाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को मुल्क से बाहर भिजवाया जाए। इस हवाले से अगर हम कुछ चीजों का गौर से जायजा लें तो पीटीआई के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का दोहरा मेयार भी इस वक्त मौजूद बहस बना हुआ है। अगर बात की जाए टीटीपी के लोगों की वापसी की तो यह फैसला अकेले इमरान खान का कतन नहीं था। टीटीपी की वापसी की गलत असेसमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने की थी। एस्टेब्लिशमेंट के जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये फैसले हुए कि टीटीपी के लोगों को वापस बुलाया जाए और ये सारी प्लानिंग कर रहे थे जनरल फैज हमीद, लेकिन इसमें ऑन बोर्ड अगर कोई नहीं था तो वो इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं था। यहाँ पर चीजें बहुत सारी हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसमें अगर इमरान खान ने अगर ये मैं अब यहाँ पर भी मैं कहने के लिए तैयार हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पर थे। अगर इमरान खान कहता है कि मैं मासूम था तो फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के इस गलत असेसमेंट की बुनियाद पर किए जाने वाले इस गलत कदम या इस गलत फैसले की मुखालफत क्यों ना की। और अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती कि इमरान खान तन्हा टीटीपी के लोगों को वापस लाना चाह रहा है तो फिर उनकी अपनी असेसमेंट और उनके अपने बड़े दिमाग थे और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का इनका इनेकाद हुआ तो फिर उसमें इमरान खान के इस फैसले को अपोज क्यों नहीं किया गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि टीटीपी के लोगों को काबुल से वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करना तन्हा इमरान खान का फैसला नहीं था और ना ही तन्हा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। और आज अगर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है तो फिर दोनों को एक साथ चुकानी चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने बात की कि वो जिन्होंने पीटीआई से अलहदगी अख्तियार की वो कैसे पारसा बन गए, 9 मई से वो कैसे आजाद हो गए। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि 9 मई के हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी इस वक्त तनकीद की जद में है। 9 मई के कौमी सानिये में असद उमर, फवाद चौधरी, शांताना गुलजार, मुसर्रत चीमा, जावेद चीमा, शौकत तरीन, चौधरी वजाद, शीरीन मजारी, फयाजुल हसन चौहान, अबरारुल हक, अली हैदर जैदी, इमरान इस्माइल, खुसरो बख्तियार, हाशिम डोगर, उस्मान डार, गुलाम सरवर खान, सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब, अंदली अब्बास, अली नवाज अमान, हुमायूं अख्तर समेत दर्जनों लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। वो भी 9 मई का हिस्सा थे। अगर वो 9 मई का हिस्सा थे तो फिर कंप्रोमाइज पोजीशन
کیوں اختیار کی گئی؟ اگر وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے 9 مئی کیا تھا تو پھر ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیسے ہو گیا؟ یہ ہے وہ منافقانہ پالیسی جو پی ٹی آئی کے ساتھ اڈاپٹ کی گئی اور پی ٹی آئی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ سخت ترین اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا لے تاکہ اس کو کچلا جا سکے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو کچلنے کی منصوبہ بندی، ایک طرف تو پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کی منصوبہ بندی، ایک طرف تو عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی منصوبہ بندی، ایک طرف عمران خان کو 9 مئی کا گھنونا کردار قرار دینے کی منصوبہ بندی، اور دوسری طرف انہی سے مذاکرات بھی، بات چیت بھی۔ اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوئی پوچھتا ہے کہ مرکزی کردار کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، منصوبہ ساز کون ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یا پھر جواب ہوتا ہے تو مصلحتاً وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس کی جو منافقانہ روش ہے وہ آخر ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ معاشی بحالی کے نام پر پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کہیں پاکستان میں کوئی نئی تحریک تو جنم نہیں لینے جا رہی، کہیں پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا کہ وہ اس مقام پر آ جائیں کہ مشترکہ ایک نیریٹو کریٹ کریں، ایک مشترکہ نیریٹو بلڈ کریں، اور پھر ایک مشترکہ فیصلہ کر کے اور پھر ایک اس مقام تک پہنچ جائیں کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہونا پڑے۔ ان حقائق کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو پھر جی پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان اس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان میں ایک ایسا ماحول بننے جا رہا ہے کہ جہاں ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اگر 9 مئی والے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے پی ٹی آئی سے دوری اختیار کی، کیا ایک معافی، ایک پریس کانفرنس ان کو ایک حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے؟ کیا وہ ایک پریس کانفرنس سے محب وطن بن سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک پریس کانفرنس سے محب وطن بن سکتے ہیں تو پھر 105 لوگوں کا ملٹری ٹرائل کیوں ہوا؟ اور کیا ان 105 لوگوں کا ملٹری ٹرائل کرنے کی بجائے ان کو بھی ایک پریس کانفرنس کا موقع دے دیا جاتا، ان کو بھی ایک معافی کا موقع دے دیا جاتا، ان کی بھی کسی نہ کسی سطح پر معافی قبول کر لی جاتی، یا پھر سزا سنانے کے ساتھ ہی ان کی سزا بھی برقرار رہتی اور پھر انہیں معاف بھی کر دیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں وہ کچھ اور اشارے کر رہی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آنے والا وقت بہت بھاری اور مشکل وقت ہے، آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ پاکستان ایک خطرناک ترین مرحلے میں یا خطرناک ترین ایک جنگ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونے کے انڈیکیشنز متواتر مل رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہم اندرونی مسئلے میں یا اندرونی اختلافات میں، اندرونی معاملات میں اس طرف الجھے ہوئے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک تواتر کے ساتھ بیٹھ کر ایک پالیسی اختیار کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو پھر وہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاپولر لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے اور سیم پیج پر آنا چاہیے، اور افغانستان کو پوری قوت کے ساتھ شٹ اپ کال دی جانی چاہیے۔ افغانستان کو بتا دیا جانا چاہیے کہ جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی فے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت، وہ سب سیم پیج پر ہیں اور ان میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک واضح پیغام کہیں نہ کہیں جا سکے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پی ایم ایل این اس وقت اہم ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پی ایم ایل این کا جو نواز شریف کیمپ ہے وہ اور پھر شہباز شریف کیمپ آمنے سامنے ہے۔ شہباز شریف کیمپ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کو سبوتاژ کیا جا سکے، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ایسا کیمپ موجود ہے جو نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات ہوں۔ لیکن یہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو پھر پی ایم ایل این کے پاس، کیا پی ایم ایل این ایسی پوزیشن میں ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کے جواب میں انہیں کچھ دے سکے؟ کیا پی ایم ایل این کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا نواز شریف کیمپ کے لوگوں نے کوئی بھی مذاکرات میں فیصلہ کر لیا تو کیا شہباز شریف کیمپ اس فیصلے کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کیمپ جڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔
इसी तरह नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से बहुत सारी बातें हो रही थी कि पीटीआई करोड़ों डॉलर खर्च कर चुकी कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो 20 जनवरी को हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है उसमें इमरान खान के हवाले से एक इनविटेशन पहुंच जाए, या फिर उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी हो, या फिर पीटीआई को इनविटेशन मिल जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हो सके। गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट आया सामने जो मारूफ सहाफ़ी और एक नामवर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक ट्वीट पीटीआई पर बिजली बन के गिरा होगा, पीटीआई की बुनियादें तक हिल गई होंगी इस एक ट्वीट से, और फिर हुकूमत को भी एक वाज़ेह पैगाम मिला होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी एक महदूद वक्त तक वजीर खारजा रहे और वजारत खारजा के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ औकात पर अमेरिका के दौरे किए और अमेरिकन के साथ मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ जगहों पर मुज़ाकरात किए, उनके साथ बातचीत की, और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात बिगड़ चुके थे उनको किसी न किसी हद तक एक सतह पर ले आए, एक लेवल पर ले आए। इसलिए अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक समझदार पाकिस्तानी सियासतदान है, जो एक नौजवान है और उनका विजन एक वसी है, इसलिए उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि ब्रिटिश अपना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये भी समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल का वजीर आजम भी है, तो बेहतर यही है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम जराये से राब्ता किया मैंने, उनसे मालूम करने की कोशिश की, कंफर्म करने की कोशिश की, तो वहां से इतना सिर्फ कहा गया कि हाँ इंफॉर्मेशन हमें भी मिली है और हमें ये पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से हमें ऐसा कोई अभी तक मैसेज नहीं मिला है। ताहम व्हाइट हाउस के जराये से ये कंफर्म हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर मरियम नवाज का लिबास तवज्जो का मरकज बन गया। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता शब हुसैन नवाज अपना ज़ैद हुसैन नवाज की बारात पर मरियम नवाज ने एक लिबास ज़ेब तन किया था। तस्वीर में मरियम नवाज की पर्पल कलर के खूबसूरत ट्राउजर सूट में ग्रीन क्लच उठाए देखा जा सकता है। हसीन, जिस कदर लिबास हसीन है उससे कहीं ज्यादा मरियम नवाज की मुस्कान के चर्चे भी हर तरफ फैले हुए हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी फैशन ब्रांड का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। इस लिबास की कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। मरियम नवाज के हमरा उनकी साहिबजादी मानूर सफदर की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। उसने पिंक कलर का जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, जिसकी मजमूई तौर पर कीमत 2,80,000 रुपए बताई जाती है। अगर ये दोनों अपना जाहिर है कि मरियम नवाज और मानूर सफदर कि आजकल हर तरफ इनकी तस्वीर वायरल है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख भी रहे होंगे, लेकिन एक और भी तस्वीर वायरल हुई है, वो है अदाकारा ज़ारा अनवर अब्बास की। उन्होंने अपने भाई की शादी पर एक सूट ज़ेब-ए-तन किया था, जिसको बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हत्ता कि सूट की कीमत 3,95,000 रुपए थी, लेकिन मुख्तलिफ जो मारूफ अदाकाराएं हैं वो उनको बोल रही हैं कि ये किस कदर घटिया सूट आपने पहना है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।